हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी 2.0। कैसे हैं आप सभी? चलिए जल्दी से आप सभी आ जाइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आज का सेशन। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत जोर से चल रही होगी। चलिए जल्दी से सभी जुड़ जाइए। डी के ओके, तो यहाँ पर आप सभी को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि जो आपका एसएससी और बैंकिंग के लिए जो प्राइजेस थे अभी तक, उसको 15% तक क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। अभी तक जब तक आप क्या करते थे, कोड यूज करते थे, कोड जो कि होता है KHUSH0122, ये मेरा कोड है। अगर आप इस कोड को यूज करते हैं तो 10% का डिस्काउंट तो ऑलरेडी आपको दिया जा रहा था, लेकिन अभी 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप सभी को दिया जा रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत ही मिनिमम अमाउंट हो चुका है और आज इसका आखिरी दिन है। तो आप जल्दी से क्या करिए, जल्दी से जल्दी सभी सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। तो सीधे सीधे आप देख सकते हो 15% 10% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर डाउट एंड सोल्यूशन का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो अगर किसी भी सवाल में अगर कोई भी डाउट होता है तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर फोटो अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा। और साथ ही के साथ जिस भी टीचर के साथ आप अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं उनको यहाँ पर टैग कर सकते हैं। PS चौहान, श्रेयस, डीके, सभी को वेरी गुड इवनिंग बच्चा। चलो वेरी गुड इवनिंग, और सभी सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे। परविंदर, वेरी गुड इवनिंग बच्चे। साथ ही के साथ यहाँ पर प्राइस हाइक हो जाएगा रेलवे कैटेगरी का। अभी जो प्राइस है वो बहुत ही कम है, मतलब बहुत कम कर दिया गया है। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और मेरा कोड यूज कर सकते हैं। मतलब 3-4 हजार रुपए में आप 1 साल तक का पूरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और मतलब आराम से तैयारी कर सकते हो। और अगर आप इस कोड को यूज करते हो तो जो भी फीस होगी उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो जो भी बच्चे रेलवे कैटेगरी की तैयारी कर रहे हैं जल्दी से यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। श्रेयस, डीके, परविंदर, सभी को वेरी गुड इवनिंग। चले स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और स्टार्ट करने से पहले सभी सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। और यहाँ आज बहुत ही शानदार बारिश हो रही है, बहुत अच्छा वेदर हो रहा है। मतलब सुबह से बहुत गर्मी थी, अभी बहुत बढ़िया वेदर। चलिए तो इस अच्छे से वेदर में अच्छे से क्वेश्चंस को करेंगे और सभी तैयार हो जाओ किसके लिए, एसएससी जीडी के लिए। पहला सवाल है आपका कि वर्षा की बूंद का जो आकार है वो गोलाकार किस कारण हो जाता है। तो आपने सभी ने देखा होगा कि वर्षा की जो बूंदे होती हैं वो कैसी हमें गोल गोल सी दिखाई देती हैं। तो वो जो गोलाकार शेप आता है वो किस कारण से होता है। जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे आप सभी। आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा कि वर्षा की बूंदें जो हैं वो गोलाकार क्यों होती हैं। जल्दी से बताइए यहाँ पर। शांता की वजह से, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता या फिर गुरुत्व। चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिए कि आंसर जो है वो क्या हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आंसर जो है यहाँ पर सभी का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव, जिसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण यहाँ पर क्या लगने लगता है, ससंजक बल लगने लगता है और वर्षा की बूंदें जो होती है कैसी हो जाती हैं, आपकी गोलाकार दिखाई देती हैं। अगला सवाल है आपका कि पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि ऊंचाई से फेंका गया कोई पत्थर तेजी से नीचे गिरता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पैराशूट जो होता है आराम से लोग क्या करते हैं, हाई जंप करते हैं, वहां से पैराशूट लगाकर नीचे तक आते हैं। लेकिन अगर हम कोई भी चीज ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो एकदम स्पीड में नीचे आती है। तो ऐसा क्यों होता है, जल्दी से बताइए कि पत्थर पैराशूट से भारी होता है, या फिर पैराशूट में विशेष तंत्रों की आवश्यकता होती है, या फिर पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा होता है अतः वायु की का प्रतिरोध अधिक करता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे सभी का आंसर जो क्या हो जाएगा। बहुत ही लॉजिकल सा क्वेश्चन है कि अगर आप देखोगे तो जो आपका पैराशूट होता है वो क्या होता है, उसका क्षेत्रफल जो है वो बहुत ज्यादा होता है और वो क्या करता है, वायु का विरोध करता है। जब वो नीचे आ रहा है तो जो वो क्या कर रहा है, जो एयर है उसका उसके अपोजिट जा रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, ये यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। परविंदर, C70, राधे, अंकित, गुरुजी, सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आप सभी का सही हो जाएगा कि पैराशूट का पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो ज्यादा होता है अतः वायु का प्रतिरोध
करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है। इनमें से एक बल है जिसे हम क्षयकारी यानी कि डिसिपेक्टिव फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर मैग्नेटिक फोर्स। जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे सभी और सेशन को सभी लाइक और शेयर कर दो। चलिए जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं बात करूं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल श्रेयस, वेरी गुड। तो जो आपका क्षयकारी बल है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाते हैं आपके फ्रिक्शन बल को। ठीक है, क्षयकारी बल किसे कहते हैं? घर्षण बल को कहते हैं क्षयकारी बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स आपका जो गाड़ियां होती हैं उसके लिए यूज होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल है आपका कि एमआरआई मशीन, ठीक है, एमआरआई मशीन आपने देखी होगी, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ध्वनि तरंगों, एक्स किरणें, पराश्रव्य किरणें या फिर चुंबकीय किरणें। तो आपने देखा होगा कि एमआरआई जो होता है, ठीक है, एमआरआई एक मशीन होती है जिसे कहा जाता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पूरी की बॉडी आपने देखा होगा कि लेटा दिया जाता है व्यक्ति को और मशीन के अंदर वो जाता है। ठीक है, तो होल बॉडी स्कैनिंग होती है। तो उसमें किस प्रकार की तरंगों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है? चलो जल्दी से यहाँ पर आंसर दो। सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप सभी का मैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो जो आपकी नहीं नहीं एक्सरेज नहीं होती है बच्चे। एक्सरे जो होता है वो सिर्फ आपकी स्केलेटन वाले पोर्शन का जो हम करते हैं ना एक्सरे, उसके लिए यूज होता है। लेकिन चुंबकीय तरंगे होती हैं जो आपकी पूरी एमआरआई, पूरी बॉडी का इंटरनल क्या करती हैं? चेकअप करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, न्यूटन के थर्ड लॉ पर, न्यूटन के प्रथम या फिर न्यूटन के द्वितीय लॉ पर या फिर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। डीके, श्रेयस, बहुत अच्छे परविंदर। आज बाकी के बच्चे कहाँ हैं? चलो कोई बात नहीं, सभी बाद में आ जाएंगे। जल्दी से बताइए कि यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से यहाँ पर आंसर दे दो सभी कि आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? ये करता है न्यूटन के तृतीय सिद्धांत के तृतीय सिद्धांत पे। ठीक है, कि प्रत्येक क्रिया जो होती है वो सदैव बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या होगा आपका? जितने भी विमान होते हैं, जो भी क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया पर कार्य करता है। ठीक है, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है? ठीक है, तो बायोम क्या है? जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिए। वेरी गुड इवनिंग प्रियंका, डेथ इनसाइड, धीरज, श्रेयस, सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है। तो मध्य अक्षांश घास स्थल टैगा, भूमध्य सागरीय या फिर उष्ण कटिबंधीय सवाना। ब्रेड बास्केट का ऐसा क्षेत्र जहां पर सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। चलो हिंट दे देती हूँ आपको, जो प्रेरी घास के मैदान है, ठीक है, प्रेरी घास के जो मैदान है वहां पर सबसे ज्यादा। श्रेयस, बिल्कुल ठीक है। डीके, दिस इज लॉ क्वेश्चन, आई एम नॉट लॉयर। ओके चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर प्रेरीज घास के मैदान जो हैं वो ब्रेड बास्केट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा वीट प्रोडक्शन किया जाता है अमेरिका के इस क्षेत्र में। तो यहाँ पर मध्य अक्षांश घास के मैदान यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल है आपका कि यूरोप का की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। ठीक है, यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम यहाँ पर आप सभी बताइए क्या होगा। चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे। यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम जो है वो क्या है? जल्दी से बताओ।
तो यहाँ पर जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है, देखो विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम सभी जानते हैं, कौन सी है? नील नदी है। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया फॉल, जो कि कहाँ पर है? केनिया, युगांडा और तंजानिया के मध्य में स्थित है। यूरोप की बात करें तो वोल्गा, ठीक है, कौन सी? वोल्गा नदी जो है, वोल्गा रिवर जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। कौन सी? सबसे लंबी नदी है। दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी आती है डेन्यूब। डेन्यूब नदी जो है दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है, कहाँ की? यूरोप की। तो पहला तो ये हो गया। अगर इसकी लंबाई की बात करें, ठीक है, वोल्गा जो है यूराल पर्वत से होकर निकलती है और इसकी लंबाई की बात करें तो 3,652 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। तो वोल्गा जो है यूरोप की सबसे लंबी नदियों में से है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, नहीं श्रेयस, मैं बिल्कुल आपके आंसर्स देख रही हूँ। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार गुजरती है? ऐसी नदी का नाम बताइए कि जो कि मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। तो यहाँ पर दिया गया है जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिए कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। जल्दी से बताओ, मकर रेखा से जो 2 बार नदी गुजरती है उसका नाम यहाँ पर क्या है? बाल या फिर लिम्पोपो या फिर नाइजर या फिर जिम्बाब्वे। तो आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? तो मकर रेखा जो है वो कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में है और बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर आप देखोगे तो लिम्पोपो नदी जो है, ठीक है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला सवाल है आप सभी का कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड, वह अभिन्न अंग है, ठीक है। तो ग्रीनलैंड के बारे में सभी जानते हैं और ग्रीनलैंड पर जो अधिकार है, अभिन्न अंग है, किसका है? नॉर्वे का, उत्तरी अमेरिका का, डेनमार्क का और कनाडा का। चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिए आप सभी। बहुत अच्छे डीके, धीरज, नाम, ओके, बहुत अच्छे डीके। भारत में माही नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, बिल्कुल सही। चलो जल्दी से यहाँ पर बताओ कि आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा। ग्रीनलैंड पे जो अधिकार है वो किसका है? डेनमार्क का, ठीक है। किसका अधिकार है ग्रीनलैंड पर? तो डेनमार्क का। क्लियर है? किसका अधिकार है? डेनमार्क का, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ग्रीनलैंड फिजिकली तौर पर, फिजिकल जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं, मैपिंग जब करते हैं तो ये अमेरिका का भाग है, लेकिन इस पे अधिकार किसका है? डेनमार्क। डेनमार्क जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा देश जनसंख्या वाला कौन सा है? वेटिकन सिटी, नौरू, मोनाको या फिर पलाऊ। चलो जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे आप सभी कि दुनिया का सबसे छोटा देश, आइसलैंड, लार्जेस्ट वर्ल्ड। बहुत बढ़िया, ओके परविंदर, जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे छोटा जो देश है, ठीक है, सबसे छोटा जो देश है वो कौन सा है? आपका वेटिकन सिटी है, ठीक है। जहां की कुल पॉपुलेशन की अगर आप बात करोगे तो कितनी है? 842 लोग रहते हैं बस इस शहर में, ठीक है। तो सबसे छोटा देश ऐसा देश जहां पर सिर्फ कितने लोग रहते हैं? 842 लोग रहते हैं, है ना। इससे ज्यादा तो हमारे आसपास के लोग मिल जाएंगे आपको। सबसे छोटा देश भी है, ठीक है। यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी कहाँ है? तो आप देखोगे कि जो इटली है, ठीक है, इटली है, इटली में ही आपके रोम जहां पर है उसी के पास से, उसी इटली शहर के, इटली देश के ही अंदर एक देश बसा हुआ है, ठीक है। तो वहां पर है आपका कौन सा? वेटिकन सिटी। कभी पूछा जाए तो याद रखना कि कहां पर है, तो इटली के अंदर ही देश है, ठीक है। चलिए, हाँ, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में ये सबसे छोटा है। अगला सवाल है कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, ठीक है। तो क्या होता है, पृथ्वी क्या करती है, जब चक्कर लगाती है तो क्या करती है, एक बार पृथ्वी सूर्य के करीब पहुंचती है, ठीक है, और एक बार
दूर पहुंचती है, जिसको हम क्या कहते हैं, अपसौर और उपसौर की प्रक्रिया कहते हैं। अपसौर और उपसौर, ठीक है, ये कहते हैं। तो जल्दी से, मेरे डिस्ट्रिक्ट में तो 14 लाख लोग हैं, हाँ देख लो, और इतने में तो यहाँ पर 842 लोगों का ही देश है, देश। सोचो, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप सभी का कि अगर पृथ्वी और सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी की बात करें, जब पृथ्वी दूर होती है, ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी तय करती है, तो वो कौन से दिन करती है, 4 जुलाई को, ठीक है, कब करती है, 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच। जुलाई कैसा होता है, गर्मी का महीना होता है ना, जुलाई क्या होता है, कैसे याद रखोगे, गर्मी का महीना होता है। पृथ्वी लड़की है, सूर्य लड़का है, पृथ्वी लड़की है, सूर्य लड़का है, तो दोनों में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई है, ठीक है, जुलाई में, ठीक है, ब्रेकअप हो गया है दोनों का। तो याद रखना ब्रेकअप कब हुआ है, 4 जुलाई को। लेकिन ये मिले कब थे, तो ये मिले थे 3 जनवरी को, ठीक है, तो इसका मतलब 3 जनवरी को इन लोगों ने मिलना जुलना शुरू किया था और 4 जुलाई को ये दूर हो गए, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, क्योंकि इससे रिलेट करके बताऊंगी तो ज्यादा याद रहेगा, है ना, ब्रेकअप और पैचअप, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी भावनाएं नहीं दिखानी है आप लोगों को, किसी किसी की डेट अगर इस दिन हो तो ऐसा ना हो कि आप लोग अपने दिल पे ले लो। तो याद रखना कि ये लोग कब मिले थे, 3 जनवरी को इन लोगों की मुलाकात हुई थी और 4 जनवरी को जाकर इन लोगों की क्या हो गई, ब्रेकअप हो गया। यानी कि पृथ्वी से सबसे अधिकतम और क्या मतलब रैंडम ट्रिक है, लेकिन याद रहेगा, अब आपको भूलोगे नहीं, है ना। चलो, थोड़ा सा सिली सा है बट इट्स ओके। श्रेयस, ऐसा नहीं है बच्चे, बिल्कुल मैं आपकी कमेंट्स पढ़ रही हूँ, परेशान मत हो। भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र है। भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र है, यानी कि यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें, यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें, तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जो यूनियन टेरिटरी है, कितनी यूनियन टेरिटरी है वर्तमान में, 8 यूनियन टेरिटरी है, सभी जानते हैं। प्रियंका बहुत अच्छे, जल्दी से सभी आंसर देंगे यहाँ पर, और सेशन को सभी लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। यहाँ पर बात करें तो यूनियन टेरिटरी कितने हैं आपकी, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। इन 8 यूनियन टेरिटरी में जो सबसे साक्षर शिक्षित की अगर हम बात करें, तो दिल्ली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और पुदुचेरी। बहुत अच्छे नीलेश, नीलेश बॉयज डीके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा शिक्षित स्टेट कौन सा है, पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है, तो कौन सा है आपका, केरला, ठीक है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो है वो कहाँ है, केरला में है। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी में यही सवाल पूछा जाए तो कहाँ है, लक्षद्वीप में। सोचा भी नहीं होगा, यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आप सभी का, लक्षद्वीप आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात करें, है जल विद्युत परियोजना की बात करें, इदुक्की, अलियार, पेरियार और कुदा, इनमें से कौन सी जल विद्युत परियोजना जो है आपके कहाँ पर, तमिलनाडु में नहीं है। चलो जल्दी से बताओ। तो पेरियार नदी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पेरियार नदी कहाँ पर है, केरला में है। कहाँ बहती है, केरला में। सीधे सीधे सबसे ज्यादा भीड़ है दिल्ली में, हाँ बिल्कुल, पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर केरला में है। इसके अलावा इदुक्की, अलियार और कुदहा, ये सभी जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ पर हैं, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, तमिलनाडु में है। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि झूम कृषि अभी कहाँ प्रचलित है, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और उपर्युक्त सभी। झूम कृषि क्या होती है, झूम झूम बराबर झूम करके कुछ डांस है ना, झूम झूम के मतलब घूम रहे हैं, आप भी चक्री की तरह यहाँ घूम रहे हैं, फिर घूमते घूमते कहीं और पहुंच जा रहे हैं, फिर घूमते घूमते चक्री की तरह कहीं और पहुंच जा रहे हैं, तो उसे कहते हैं हम झूम कृषि। इसमें क्या होता है, बेसिकली एक प्रकार की जनजाति होती है। जनजाति क्या करती है कि एक जंगल में जाती है, वहां पर वहां के आसपास के सारे पेड़ पौधों को काटती है और वहां पर क्या करती है, खेती बाड़ी करती है, कुछ समय तक रहती है, फिर वो क्या करती है, फिर वो दूसरे स्थान की तरफ बढ़ती है और पुरानी जगह को पूरी तरीके से जलाकर नष्ट कर देती है, और दूसरी जगह जाकर, दूसरे जंगल में जाकर वहां पर क्या करती है, फिर से सारे के सारे पेड़ पौधों को काटती है, वहां की जो जमीन है वहां पर फसल उगाती है और वहां पर प्रोडक्शन कहती है, कुछ टाइम तक रहती है, फिर वहां पर भी सारे के सारे
जमीन को चलाकर फिर क्या करती है, फिर आगे बढ़ जाती है। तो इस प्रकार का जो एग्रीकल्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं, भूमिंग कृषि कहते हैं। और यहाँ पर जो आंसर है आपका, सभी जितने भी आपके नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र मिलेंगे, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, इन सभी में ज्यादातर ये कृषि की जाती है। लेकिन मुख्य तौर पे अगर कभी आपके पूछा जाए कि कहाँ पर होती है, तो याद रखिएगा मेघालय वाले क्षेत्र में। वैसे बेसिकली आपका देखोगे तो सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको मूवमेंट की बात करें, वन्य जीव संरक्षण, वन संरक्षण, वैज्ञानिक कृषि या फिर वन उन्मूलन, डिफोरेस्टेशन। चिपको मूवमेंट सभी को याद आया, सुंदरलाल बहुगुणा। मैम जी क्वेश्चन नंबर 13 को दिखाइए। ये लो बच्चे, जल विद्युत परियोजना जो कि कहाँ, तमिलनाडु में नहीं है, ठीक है, तो केरल है। ठीक है प्रियंका। अगला सवाल है आपका, चिपको मूवमेंट का सभी जानते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा क्या किया गया था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। वन संरक्षण के लिए चिपको यानी कि पेड़ों से चिपककर क्या किया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा ये मूवमेंट चलाया गया था, जिसमें वनों के संरक्षण के लिए लोग क्या कर रहे थे, पेड़ों को अपने गले से लगाकर उनका बचाव कर रहे थे। तो यहाँ पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज द राइट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी हाल ही में क्या हुआ है, इनकी मृत्यु हो गई है। अगला सवाल है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहां पर स्थित है। मिजोरम, नेपाल, भूटान, मणिपुर। चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे आप सभी। क्या आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, ठीक है, फ्लोटिंग तैरता हुआ क्या है, नेशनल पार्क है। ठीक है, नेशनल पार्क की बात करें तो केबुल लामजाओ जो है बेसिकली कहां पर स्थित है। सौमित्रा, बिल्कुल सही आंसर जो है क्या हो जाएगा आपका, मणिपुर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके बच्चा, विपिन, डीके, सुमित्रा, ऐसे परेशान नहीं होते बच्चे। प्रदीप, विपिन, कैलाश, नीलेश, विजय, रवि, धीरज, श्रेयस, डीके, बहुत बढ़िया। तो आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा आप सभी का, मणिपुर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बिल्कुल, आगे सवाल है कि भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व स्थापित किया गया, यानी कि अगर मैं बात करूं बायोस्फीयर रिजर्व की, तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर का मतलब जहां पर जीव जंतु और पेड़ पौधों का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, रिजर्व की बात की जा रही है। और वर्तमान में भारत में, ठीक है, वर्तमान में अगर भारत में बात करें तो टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 18। और ये 18 के 18 मैंने बच्चों को याद कराए हैं। ठीक है, तो पहला वायुमंडल स्फीयर की अगर आपसे बात की जाए तो ये कहां पर सबसे पहले स्थापित किया गया था, जल्दी से बताइए। नीलगिरी, नंदा देवी, हजारीबाग या फिर कान्हा नेशनल पार्क। तो सबसे पहला जैव मंडल जो आरक्षित किया गया वो है नीलगिरी। ठीक है, कौन सा, नीलगिरी। और ये कब किया गया, 1987 1986 में, 1986 में इसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, ये क्या करता है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला है नीलगिरी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है तुद्दा बेट्टा। ठीक है, तुद्दा बेट्टा। ठीक है, ये याद रखिएगा सभी। अगला सवाल है आप सभी का कि कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक एशियन ड्रामा, एम्मा, दास कैपिटल या फिर गुड अर्थ। चले जल्दी से यहाँ पर बताइए कि जो कार्ल मार्क्स रहे हैं ये एक पूंजीवादी क्या रहे हैं, विचारक रहे हैं। ठीक है, सॉरी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जल्दी से सेशन को सभी लाइक और शेयर भी कर देंगे। जल्दी से बताओ यहाँ पर, दुद्दा बेटा बिल्कुल सही आंसर है। विजय, सुमात्रा, सी बॉयज, डीके, विजय, रवि, परविंदर, विपिन, मिस्टी, धीरज, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कार्ल मार्क्स के द्वारा जो बुक लिखी गई है वो है दास कैपिटल। इन्होंने जो कि जो फैक्ट्री में वर्कर्स हैं उनके सपोर्ट में एक मूवमेंट चलाया था, और वहां पर इन्होंने लिखा था कि जो सत्ता होती है वो दो लोगों के मतलब एक ही लोगों के हाथ में होती है, किसके, जो कि प्रोडक्शन का जो कंपनी का मालिक होता है, और दूसरा होता है शोषित वर्ग, जो वहां पर काम करने वाले एम्प्लॉइज होते हैं।
तो इसको लेकर उन्होंने बात की है। चलिए अगला सवाल है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ठीक है, अगर हम बात करें कि स्वतंत्र भारत की जो पहली महिला राज्यपाल बनी वो कौन थी? गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताइए कि सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी और विजय लक्ष्मी पंडित। यहाँ पर आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो स्वतंत्र भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी उनका नाम क्या था? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। ठीक है। सुचिता कृपलानी की बात करें, ये यूपी की पहली मुख्यमंत्री रही हैं। ठीक है, पहली महिला मुख्यमंत्री कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, सीएम रही हैं। इंदिरा गांधी को आप सभी जानते हैं, भारत की प्रधानमंत्री रही। विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला सचिव रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, तो याद रहेगा सभी को। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आप सभी का? ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सरोजनी नायडू इज द राइट आंसर। ओके, डीके, नीलेश, श्रेयस, कैलाश, विपिन, विजय, श्रवण, मॉन्स्टर गेमिंग। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा जो है वो कहां से ली गई है? समवर्ती सूची की बात करें, ठीक है, जो आपकी सूचियां हैं, अनुसूचियां हैं, संयुक्त राष्ट्र का मतलब है यूनियन, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन एक अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, हाँ बुआ थी उनकी। तो जल्दी से बताइए कहां से ली गई? ये ली गई है आपका ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है रवि, क्लियर है? श्रेयस, नीलेश, बॉयज, विजय, बहुत बढ़िया, सुमित्रा, रवि, बहुत अच्छी। कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और 7वीं अनुसूची में आपकी तीनों सूचियां दी गई हैं। इसमें 7वीं शेड्यूल यानी कि अनुसूची में। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? अगर कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है, ठीक है, भारत का कोई व्यक्ति है जो कि एक बार राष्ट्रपति बन गया है, 2 बार बन गया है, 3 बार बन गया है, तो वो कितनी बार बन सकता है? कोई एक व्यक्ति को ही कितनी बार हम राष्ट्रपति के तौर पर चुन सकते हैं? जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा? प्रियंका, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताओ। आप में से ही कोई एक व्यक्ति है जिसे हमने चुना है राष्ट्रपति पद के लिए, और कितनी बार चाहते हो कि वही व्यक्ति क्या करे? अपने पद पर कितनी बार उसे चुना जाएगा? जल्दी से यहाँ पर बताओगे आंसर। बिल्कुल, जब तक है जहां, बिल्कुल सही, जब तक है जहां, जब तक है जहां, बिल्कुल सही। आंसर जो है जितनी बार चाहेंगे उतनी बार आप उनको क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर जो है यानी डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल है आप सभी का यहाँ पर कि सर्वोदय और भूदान आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है? आचार्य नरेंद्र देव से, जी के गोखले से, एमजी राणा डे से, आचार्य विनोबा भावे से। जल्दी से यहाँ पर बताइए। जब तक जिंदा रहे तब तक। विपिन, भगत सिंह, श्रेयस, मॉन्स्टर, परविंदर, शेरशाह, डिफेंस, प्रियंका, रंजीत, बहुत अच्छे। सभी सेशन को लाइक और शेयर भी कर देंगे। और यहाँ पर बात करें तो भूदान सर्वोदय और भूदान आंदोलन जब आपका नेशनल मूवमेंट चल रहा था तो उस समय ये बहुत ही जोरों शोरों से इस मूवमेंट ने कार्य किया है। तो किसने किया था? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप सभी का, विनोबा भावे ने। ठीक है, किसने किया था? विनोबा भावे ने। इन्होंने जो तिरुचिरापल्ली है, ठीक है, दक्षिण भारत में एक जगह है जिसका नाम है तिरुचिरापल्ली, वहां पे किसानों को, ठीक है, जमींदारों से भूमि लेकर क्या कर दिया? दान में दे दिया। ठीक है,
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि जमींदारों ने क्या किया था, जमीन हड़प ली थी और ये मूवमेंट जो है किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक रहा है। और ये दोनों ही मूवमेंट जो है सर्वोदय और भूदान, ये किसके द्वारा चलाए गए हैं, तो विनोबा भावे के द्वारा। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते हैं। कि गांधी जी की अगर हम बात करें तो खादी जो गांधी जी खादी बनाते थे, आप सभी को पता है, चरखा चलाते थे, तो खादी का वो बहुत प्रमोट करते थे। क्यों करते थे, क्या मतलब था उसका, औद्योगिकीकरण का, या फिर आर्थिक स्वतंत्रता का, या फिर आर्थिक वृद्धि कर का, या फिर नैतिक पवित्रता का। जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे आप सभी, के आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि गांधी जी जो हैं, श्रेयस बहुत अच्छे, विपिन, प्रियंका, परविंदर, रवि बहुत बढ़िया। देखो, गांधी जी जो है खादी को प्रतीक के तौर पर मानते थे क्योंकि वो एक आर्थिक स्वतंत्रता मानते थे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो। आर्थिक वृद्धि नहीं, वो कभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को यानी औद्योगिकरण को बढ़ावा देने की बात नहीं करते थे। इंसान को वो आर्थिक तौर पर स्वतंत्र देखना चाहते, इसीलिए वो छोटे उद्योगों को क्या करते थे कि जिससे कि छोटे छोटे अगर उद्योग हो जाएंगे, हथकरघा उद्योग अगर हो जाएंगे, तो हर वर्ग का व्यक्ति जो है वो आर्थिक तौर पर क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, खुद ही उपज करेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सेल करेगा, है ना। तो वो बहुत ज्यादा पूंजीवादी तौर पर नहीं सोचते थे। यहाँ पर आंसर जो है, इनकी आइडियोलॉजी थी इकोनॉमिक फ्रीडम। ठीक है, बिल्कुल विपिन, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस को किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। जल्दी से यहाँ पर बताइए क्या आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। जब मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि त्रिपुरी में सॉरी, अगर मैं बात करूं तो एक मूवमेंट था त्रिपुरी, जो जगह थी वहां पर एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। कब, 1939 में। ठीक है, 1939 में। उस समय क्या हुआ कि जो पट्टाभी सीतारमैया थे, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया जो थे, उन्होंने सुभाष चंद्र जीत गए थे, लेकिन क्योंकि उनका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ जो थोड़ा सा विवाद हो गया था, तो उसके चलते क्या किया गया था, पट्टाभी सीतारमैया जी को क्या कर दिया गया था, यहाँ पर त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी का क्या बना दिया गया था, अध्यक्ष बनाया। जीते सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन इनका कुछ विवाद हो गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ, और यहाँ पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और जिसके चलते बाद में किसे, पट्टाभी सीतारमैया को क्या किया गया, आपका कांग्रेस का अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। क्लियर है, तो यहाँ पर आंसर सभी का क्या हो जाएगा, बी आंसर। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, रमैया को, बिल्कुल सही। अगला सवाल है, कोई बात नहीं श्रेयस, अगला सवाल है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, दो सवाल है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। बहुत अच्छे श्रेयस, विपिन, चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे आप सभी। ब्रिजेश, बहुत बढ़िया। तो पहली महिला अध्यक्ष जो चुनी गई थी वो कौन थी, तो भाई पहला महिला अध्यक्ष जो चुना गया 1917 के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कहां पर, 1917 में कांग्रेस का कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ था, जहां पर किसे, एनी बेसेंट को, किसे, मिस एनी बेसेंट को क्या किया गया, कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। लेकिन अगर आप बात करेंगे तो दूसरा सवाल पूछा जाता है कि कांग्रेस में पहली भारतीय महिला, ठीक है, कांग्रेस में पहली भारतीय महिला को अध्यक्ष बनाया गई, क्योंकि एनी बेसेंट तो भारतीय थी नहीं। ठीक है, पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष बनाई गई वो कब बनाई गई, वो 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ था। कहां पर, कानपुर में अधिवेशन हुआ था, जिसमें किसे बनाया गया था, बताओ जल्दी से। कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था वहां पर किसे बनाया गया था, तो वहां पर बनाया गया था आपकी सरोजनी नायडू को। ये किसे बनाया गया था, सरोजनी नायडू को बनाया गया था। क्लियर है, तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए
24 नहीं 25, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा आप सभी का, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, हाँ फर्स्ट इंडियन वुमेन रही हैं, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन रही हैं कांग्रेस में। और सिर्फ आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस में फर्स्ट वुमेन कौन है, परविंदर इसको करेक्ट कर लो। कांग्रेस की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष नहीं थी, वो पहली भारतीय थी, इंडियन वुमेन की बात हो रही है। अब बात बताओ यहाँ पर कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी, औरंगाबाद, हैदराबाद और जौनपुर। जल्दी से यहाँ पर सही से आंसर देंगे आप सभी, कि आंसर जो है बहुत अच्छे, श्रेयस, मॉन्स्टर, धीरज, विपिन, सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, सभी का आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। कि अगर मैं बात करूं कि बीबी का मकबरा जो है वो बेसिकली कहाँ पर है, वो है आपके औरंगाबाद। औरंगाबाद जो है वो कहाँ है, औरंगाबाद है आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये बनवाया किसके द्वारा गया था, तो औरंगाबाद जो है बीबी का मकबरा जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया, ये बनवाया गया था जो मुगल बादशाह थे जिनका नाम क्या था, औरंगजेब, ठीक है, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, ठीक है। जो इनकी बीवी थी दिलरास दिलरास बानो करके था इनका नाम, दिलरास बानो बेगम करके नाम था। इनकी याद में क्या किया गया था, इन्होंने बीवी का मकबरा बनवाया था, ठीक है। की पत्नी थी तो इसी से याद रख सकते हो कि बीवी की याद में बीवी का मकबरा बनवाया था। चलिए, हाँ ताजमहल का ही कॉपी है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। अब होता है ना कि अच्छा उसने अपनी बीवी के लिए ये किया या फिर उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ये किया तो मैं भी यही करूंगा, तो ऐसे ही था औरंगजेब का हाल। चलिए प्रियंका, बहुत बढ़िया। चार मीनार है भाई हैदराबाद में, विपिन चार मीनार है। मुकेश, आई एम स्मार्टी। ओके मुकेश। चलो अब बात करेंगे कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया है। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसी ने शुरू किया था और इसको कंप्लीट नहीं करा पाए थे, फिर कोई व्यक्ति आए उन्होंने कंप्लीट कराया। तो जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर सब लोग बीवी की याद में बना रहे हैं, पाप पर गया था। हाँ चलो जल्दी से यहाँ पर बता दो कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे आप सभी, आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका जो आंसर है बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक ने, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण मतलब कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। और ये पूरा कंप्लीट जो है वो नहीं करा पाए थे। फिर आपके जो इसके अगले बादशाह रहे हैं जो इनके, ये किसके थे, गुलाम वंश के शासक रहे हैं। और दूसरे गुलाम वंश का जो शासक रहा है जिसका नाम क्या था, इल्तुतमिश, उसने इस पूरी इमारत को कंप्लीट कराया। कहाँ पर है, तो ये है आपके दिल्ली में। दिल्ली में देखोगे तो साउथ दिल्ली में है। तो यहाँ पर आंसर जो है इल्तुतमिश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, कुतुब मीनार की निर्माण शुरू कराया था और कंप्लीट कराया इल्तुतमिश ने। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अगला सवाल है आपका कि फायान किसके शासन काल के दौरान भारत आया था। फायान जो है एक चीनी यात्री था, फायान जो था वो एक चीनी यात्री था और ये किसके शासन काल में भारत आया, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त या फिर कुमारगुप्त। जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिए कि आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से यहाँ पर आंसर दो। तो फायान जो है वो किसके काल में आया था, ये आया था आपका जो फायान भारत आया था वो आया था 399 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक। इसने पूरे भारत का क्या किया, भ्रमण किया। उस समय गुप्त वंश के शासक थे कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। कौन थे, गुप्त वंश के शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि हर्षचरित के लेखक कौन है, बाणभट्ट, अमर सिंह, कालिदास और हरिसेन। तो हर्षचरित जो है
ये किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा। तो हर्षचरित जो है इसको लिखा गया है कोको की। हाँ बिल्कुल। तो जितने भी विदेशी यात्री जो यहाँ पर आए हैं, इन्होंने यहाँ पर जितनी भी कल्चर था उस सभी को एब्जॉर्ब करके अपने यहाँ पे खूब यूटिलाइज किया है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बाण भट्ट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाण भट्ट ने क्या लिखा है, हर्षचरित लिखी है। धीरज, बहुत अच्छे। अब बात करेंगे कि गुणसूत्र में होते हैं, तो गुड डीएनए जो होता है किसका बना होता है? डीएनए में क्या होता है? डीएनए जो होता है ये क्या है, एक आनुवांशिक लक्षण है जिसमें क्या क्या होता है, एक तो डीएनए होता है और एक होता है आपका प्रोटीन। ठीक है, गुणसूत्र सभी में होते हैं, पौधों में भी होते हैं, जीव जंतुओं में भी होते हैं। और जो यहाँ पर डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे तो जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन कौन सा होता है? प्रोटीन की अगर हम बात करें तो हिस्टोन नाम का एक प्रोटीन होता है। कौन सा? हिस्टोन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है किसमें? गुणसूत्रों में। तो ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ये किसमें होता है? तो ये गुणसूत्रों में होता है। अगला सवाल है कि मधुमक्खी के प्रजनन और प्रबंधन को क्या कहते हैं? ठीक है, मधुमक्खी के प्रजनन और प्रबंधन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर, पिशीकल्चर और एपीकल्चर। तो मधुमक्खी पालन तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, जहां पर मधुमक्खी का पालन करके क्या किया जाता है, आपका शहद बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका प्रजनन कराया जाता है, यानी कि ब्रीडिंग कराई जाती है और इनका मैनेजमेंट होता है। तो ये सब किसके अंतर्गत कराया जाता है? इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एपीकल्चर। ठीक है, जहां मधुमक्खियों को पाला पोसा जाता है उसे कहते हैं एपीकल्चर। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं? तो जितने भी हम पेड़ पौधे देखते हैं, ठीक है, हरी पत्तियां देखते हैं, तो हरी पत्तियां क्यों दिखाई देती हैं? हरे प्रकाश का अवशोषण कर लेती हैं, या फिर हरे प्रकाश को परिवर्तित कर देती है, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली क्या होता है, जब सनलाइट प्लांट्स पे पड़ती है, ठीक है, जब सनलाइट क्या होती है, प्लांट पे पड़ती है, तो सारी की जो सनलाइट आती है उससे आपकी 7 कलर आते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हो। उस 7 कलर्स में आप देखोगे कि ग्रीन कलर को वो क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर लेता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, और बाकी के सभी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस वजह से हमें क्यों हरी पत्तियां दिखाई देती है? क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्रीन रिफ्लेक्ट लाइट्स। अगला सवाल है आप सभी का कि दालें जो है पादपों की किस कुल से प्राप्त होती हैं? तो भाई देखो, सबकी एक फैमिली होती है। ठीक है, जैसे आपकी फैमिली है तो आप अगर आप इंट्रोडक्शन दोगे तो आप अपनी फैमिली के नाम से ही जाने जाओगे, फिर आपकी फैमिली आगे बढ़ेगी तो फिर वो आपके बच्चे आपकी फैमिली से जाने जाएंगे। ये एक नियम होता है, जैसा इंसानों में होता है वैसे ही प्लांट्स में होता है। तो यहाँ पर दालें जो हैं, दालों का पूरा एक फैमिली है, वो किस फैमिली से बिलोंग करती है ये बताइए। चलिए जल्दी से बताओ। लिलिएसी, साइकेडेसी, लेग्यूमिनेसी या फिर कबक। तो यहाँ पर आंसर जो है, जो दालें होती हैं वो किस फैमिली की होती हैं? उनकी फैमिली को कहते हैं लेग्यूमिनेसी। तो अगर कोई भी दाल खाओगे ना आप, तो याद रखना जब आप दाल खाओगे ना तो याद रखना कि अरहर की दाल बन रही है, इसका मतलब ये किस फैमिली से लेकर आए हो? लेग्यूमिनेसी फैमिली से। किसे? लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पंजाई नहीं होगा बच्चे, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी। दाल खाते हो, सबने खाई होगी, पर याद रखना। अब बात करेंगे कि ई बैंकिंग में जो ई अक्षर जो है वो क्या घोषित करता है। ठीक है, आपने देखा होगा ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का मतलब क्या है? जो ई लिखा आता है उसका क्या मतलब है? अनिवार्य बैंकिंग, कंपलसरी, या फिर आर्थिक बैंकिंग, या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, या फिर विस्तार बैंकिंग। जल्दी जल्दी से यहाँ पर दीजिए। अच्छा, नहीं खाते हो, कोई बात नहीं, नहीं खाते हो। विष्णु, ब्रजेश, श्रेयस, मॉन्स्टर, पविंदर, शेषा, मॉन्स्टर गेमिंग सभी सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे और जल्दी से बताएंगे कि यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग बोलते हैं। अब बात करेंगे माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज जो है ये किसकी आत्मकथा है?
ठीक है, ये किसकी आत्मकथा है यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। मायावती की, प्रतिभा पाटिल की, ममता बनर्जी की या फिर सूकी की। चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एसएससी में पूछा गया है। चलो जल्दी से यहाँ पर आंसर दे दो। बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल सही मॉन्स्टर गेमिंग, ये है आपकी ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी जो कि कहाँ की, पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल की क्या है, अभी सीएम है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर है, कहाँ की, पश्चिम बंगाल की। और इनके द्वारा ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, ठीक है। क्या है, नीरज वेरी गुड इवनिंग, तनु, मॉन्स्टर, मुकेश, धीरज, रवि, नीरज वेरी गुड। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी कि अनफॉरगेटेबल, उनकी भुलाई ना जाने वाली मेमोरीज है, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे कि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे दंगे हैं, तो किसी भी तरीके से याद कर सकते हो आप कि वहां पर बहुत सारी दंगे हुए हैं जिसकी वजह से वो भूल नहीं सकती, ऐसी उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। नीरज वेरी गुड इवनिंग बच्चे, परविंदर, मुकेश, तनु, सुनील, विष्णु, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, हिला हो बे, ओके। अगला सवाल देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो भाई अब बात आ रही है स्वास्थ्य पे, और अब बात क्योंकि हम बात कर रहे हैं योग पर, योग क्योंकि हमारी जो हमारा खाने पीने का कल्चर है, जो हमारा आजकल का लाइफस्टाइल है, उसकी डिमांड हो गई है कि भाई हमें योग की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि हम लोग अपने काम में बिजी हो गए हैं, हम अपने करियर को लेकर, हमने अपनी टेंशन्स को लेकर बहुत ज्यादा क्या होते जा रहे हैं। हाँ, ओके नीरज, थैंक यू बच्चा। तो आप देखोगे तो यहाँ पर अभी आप न्यूज में भी देख रहे हो कि ज्यादातर बहुत सारी घटनाएं जो हैं लगातार होती जा रही हैं। इसी सबको देखते हुए कि 21 जून को, ठीक है, 21 जून 2014 को, ठीक है, 21 जून 2014 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में क्या किया गया है, इसे घोषित किया गया है। और लगातार क्या करते हैं, अब हम हर साल योग दिवस मनाते हैं। मैं आप लोगों से ये कहूंगी कि ये एक दिन नहीं है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय दिन पर 21 जून को अगर हो रहा है तो हम उस दिन सेलिब्रेट करेंगे। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस का हाल ऐसा ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। योग हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। योग करने से, अच्छा, जिन बच्चों को कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है, जिनको ध्यान लगाने में प्रॉब्लम होती है, वो सभी क्या कर सकते हैं, आप सभी योग क्या कीजिए, मॉर्निंग में 5 मिनट बैठना है, शांति से कुछ नहीं सोचना है, बस बैठना है, ध्यान लगाने की कोशिश करिएगा और ये आपको काफी हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है एक दिन में करेगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली आपको रिकॉल करेगा। कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में किसका सामान्यतः उपयोग किया जाता है। कस्टर्ड पाउडर आता है, आपने देखा होगा, एक तरीके का पाउडर होता है, उसमें क्रीम की तरह लगता है, स्वीट स्वीट सा मीठा सा होता है, और उसमें फ्रूट्स डाल देते हैं। तो ये जो कस्टर्ड पाउडर है, ये बेसिकली किसका बना होता है, रागी, मक्का, गेहूं और चावल का, ये बना होता है आपका मक्का का। बच्चे मैं बिल्कुल करती हूँ, मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, मैंने आप लोगों को, जब आप लोगों को बोलती हूँ तो डेफिनेटली मैं भी फॉलो करती होंगी। मैं सुबह उठती हूँ तो मैं 10 मिनट सबसे पहले खुद को टाइम देती हूँ। वो खुद के टाइम में कुछ नहीं होता है, खुद के लिए सोचना होता है, शांत रहती हूँ। सुबह सुबह कभी मतलब सडनली किसी से बात नहीं करती, है ना, फोन नहीं देखती हूँ। ये सब चीजें मेरी मतलब आदत में मैंने लाई है। मेरी भी आदत ऐसी थी कि उठते ही फोन चेक करना है, लेकिन अब नहीं करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, मक्का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है आपका, हाँ बिल्कुल करती हूँ, मैं डेली करती हूँ, 10 मिनट का टाइम लगे लेकिन मैं 10 मिनट खुद को जरूर देती हूँ। 24 घंटे में 10 मिनट खुद को देना बहुत जरूरी होता है, तो आप सभी भी कीजिएगा। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, मन लगता है, आप खुश रहोगे, हेल्दी रहोगे। अगला सवाल है, कंगारू किस देश का प्रतीक है। जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिए, कंगारू जो है वो किस देश का प्रतीक है। जल्दी से यहाँ पर बताएंगे आप सभी के आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, थैंक यू श्रेयस, मोहन वेरी गुड इवनिंग, विष्णु डी के, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आंसर जो है कंगारू जो है ये कहाँ का है, आपके ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। क्या कहते हैं, तो आपने देखा हो ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेट टीम होती है उसको कंगारू के नाम से क्या करते हैं, बुलाते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी की अगर हम बात करें,
तो ये किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और बैडमिंटन। आप सभी को बता रही हूँ कि नेक्स्ट क्लास जो है आपकी 8 बजे है। आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मुझे एप्लीकेशन पे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी एप्लीकेशन पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और 8 बजे आपकी वहां पर स्पेशल क्लास होने जा रही है, तो आना आप सभी मत भूलिएगा। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताइए कि संतोष ट्रॉफी की बात करें तो ये किस खेल से संबंधित है? जल्दी से बताइए कि संतोष ट्रॉफी जो है ये किससे संबंधित है? बिल्कुल सही, ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ठीक है, किससे संबंधित है? अच्छा देखो, संतोष ट्रॉफी किससे है? फुटबॉल से। फुटबॉल से और भी जो है ट्रॉफी संबंधित है उनको भी लिख लो। एक तो है रोबर्स कप। कौन सा है? रोबर्स कप हो गया। दूसरा है डूरंड कप। डूरंड कप ये भी किससे संबंधित है? संतोष से। और तीसरा है आपका फेडरेशन कप। ठीक है, कौन सा है? फेडरेशन कप। ये भी किससे संबंधित है? आपके संतोष ट्रॉफी। ये सभी जो चारों के चारों है ये किससे संबंधित है? आपके फुटबॉल से। इसको एक जगह नोट कर लिया करो जिससे कि आपको याद करने में। हाँ बिल्कुल नीरज, मैं ही लाइव आऊंगी बच्चे, मेरी जगह कोई और नहीं आएगा, मैं ही आऊंगी। ठीक है, तो और डेली आपकी 4 बजे यहाँ पर क्लास होती है, तो आना आप सभी बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, ओके, तो ये था आज का आपका सेशन और आप सभी से मिलूंगी मैं। नेक्स्ट क्लास जो है आपकी 8 बजे होगी और जो बच्चे तैयारी कर, ये होगी कहाँ पर? आपके एप्लीकेशन पे। कहाँ पर होगी? एप्लीकेशन पे। इसके साथ साथ 10 बजे भी एक क्लास होगी जो कि होगी यूपीएसआई के लिए। तो जो बच्चे यूपीएसआई का फॉर्म जिन्होंने भरा हुआ है वो यहाँ पर आके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ नीरज, बिल्कुल बच्चे। ओके नीरज, ठीक है। नीरज, रवि, परविंदर, ठीक। तो ये कहाँ पर होगी? ये होगी आपके साइंस 7 चैनल पर। साइंस 7 अनअकैडमी का ही एक चैनल है, तो आप यहाँ पर जाकर इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो यहीं तक सेशन को रखते हैं और होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो, क्योंकि मुझे बहुत ही मजा आया। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।